हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे को स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। तो ये जो पूरी प्लेलिस्ट होने वाली है इसमें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में बताने वाला हूँ। और ऑलमोस्ट ये प्लेलिस्ट चल रही है, 2 वीडियो हो चुकी है। चेकआउट नहीं किया तो जाओ जल्दी से इस पूरे प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। सबसे पहले वीडियो मैंने बना रखी थी जिसमें मैंने पूरा रोड मैप बताया था कि डीएस से कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ें मैं इस पूरे प्लेलिस्ट में कवर अप करने वाले हैं। दूसरी वीडियो मैंने बनाई थी कि लोगों का ज़्यादा क्वेश्चंस था भैया कि मैं कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम स्टार्ट करूं। क्या डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम स्टार्ट करने से पहले हमें कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, क्या एक्सपर्ट होना चाहिए, बिगनर होना चाहिए या फिर जीरो लेवल पे होना चाहिए। उस चीज़ों को मैंने बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि आपने देखा नहीं है तो गो एंड चेक इट आउट दैट वीडियो। और मैं आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। बोल सकते हो ये 3rd वीडियो होने वाली इस पूरे प्लेलिस्ट की। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आने पे आप लोग के पास नोटिफिकेशन मिले, आप लोग का वीडियो मिस ना हो। तो अब देखो, सिंपल से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये मैं अपने तरीके से करूँगा। मुझे पता है आज के ज़माने में यार कोई बहुत डिटेल में पढ़ना नहीं चाहता है, तो आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा वरना पीछे छूट जाओगे। सिंपल से देखो, मैं बता रहा हूँ, मैं पूरे प्लेलिस्ट में बोलता आ रहा हूँ कि मैं अपने तरीके से बताऊंगा। मैं कोई चीज़ सीखने के लिए जितनी मेहनत किया है ना, तो मुझे पता है डिफिकल्टी कहाँ आती है। उस मेहनत को आपको करने नहीं देंगे। आपको मैं चाहता हूँ कि चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट लेके आओ, क्योंकि देखो यार 2 चीज़ें होती है। एआई और मशीन लर्निंग के ज़माने में आप मेहनत मत करो यार, हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो, क्योंकि हार्ड वर्क गधा भी करता है, स्टार नहीं बना है। ठीक है, तो हमें स्मार्ट वर्क करना है। हमें पता है हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको इतना ही बताएंगे, इतनी ही चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे कि भाई आप एक प्रोग्राम को देख के फिगर आउट कर पाओ कि भाई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है, इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है, और इंटरव्यू तक क्रैक कर लो। हमें पता है, जैसे मैं बहुत डीप डेप्थ में पढ़ा था, लेकिन अभी मैं कोड में उतना यूज नहीं करता कंपनी में जाने के बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बट हाँ इंटरनली चीजें पता है। तो मैं एक कंपनी निकालने के पर्सपेक्टिव से, ओवरव्यू से, बहुत मतलब एकदम डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना तो बता देंगे कि किसी प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फिगर आउट करते हैं। इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो, बहुत सारे स्टेप में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं। अब देखो, आपके दिमाग में होगा कि भैया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है, व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग ये मत सोचो कि जो आपका प्रोग्राम होता है ना, वो जो एक्चुअल प्रोग्राम होता है वो कितने समय में रन कर रहा है, दिस इज नॉट अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि अगर मान के चलो, जो जैसे आप देखते हो कोई प्रोग्राम सबमिट करते हो, वहां पर लिखता है 0.5 मिनट लगा, इतना सेकेंड लगा, ये एक, दिस इज नॉट अ एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो नहीं होती है, वो ये होती है कि आपका प्रोग्राम उतने टाइम में रन किया है। वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बनता, उतने टाइम में रन किया। अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करें कैसे, जैसे मान के चलो आपके पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है। अगर सेम प्रोग्राम को आप अगर मैकबुक पे चलाओगे तो इसका कुछ और समय आएगा, कुछ और टाइम बताएगा। जैसे वहां पे 0.5 बता रहा था, यहां पे लिखोगे 0.2 बताएगा। अगर आप इसको एक लिनक्स पे चलाओगे तो वहां पे देखोगे 0.6 बताएगा। अगर सेम चीज को विंडोज पे चलाओगे तो इसको लिखोगे 5.0 बताएगा। अगर सेम प्रोग्राम को कोड फोर्सेस पे लिखोगे तो वहां पे कुछ और बताएगा। सेम प्रोग्राम को कोड सेप पे लिखोगे तो वहां कुछ और बताएगा। हैकर रैंक पे लिखोगे वहां कुछ और बताएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि हमारा जो प्रोग्राम है, ठीक है, यहां पे देखो मैंने लिखा है हाउ फास्ट योर एल्गोरिदम ग्रो एज अ इनपुट इंक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि अगर हम इनपुट को इंक्रीज करें, ठीक है, अगर हम इनपुट और बढ़ाते गए तो हमारा फास्टेस्ट वे में वहां तक पहुंचना है। कैसे, देखो वो भी मैं बताता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास अभी एक वैल्यू है, अगर हमारे पास एक वैल्यू दिखा है, यहां पे हमें एक वैल्यू, इसमें एक वैल्यू है, ठीक है। अगर हम बोले इसको फिगर आउट करो तो आप तुरंत इसको फिगर आउट कर लोगे, चलो ठीक है, इसमें एक ही है, कर लिए, ठीक है। अब हम इसको बढ़ाते हैं, हमारे पास 2 ले लिए, बोलो ठीक है, यहां जाएंगे 2 कर लिए, 3 हो गया तो बोलो कर लिए। अब देख रहे हो हम इनपुट बढ़ा रहे हैं। अब हम इसमें से कोई एलिमेंट, हमारे पास एक टारगेट हो गया, ठीक है, टारगेट को फाइंड करना है हमारे एरे में। एक एलिमेंट था तो हमें पता चला एक ही है एरे में, हम फाइंड कर लिए। 2 था, 1 और 2 फाइंड कर लिए। 3 था, फाइंड कर लिए। अब मान के चलो 4 हुआ, फाइंड कर लिए। 100 हुआ, चलो फाइंड कर लिए। तो कुछ देख रहे हो, कुछ ऐसा बन रहा है कि अगर हमारे पास 1 था तो हमने तुरंत फाइंड कर लिया, ठीक है। 2 था, 2 बार हम, मतलब एक बार यहां गए, एक बार यहां गए, ठीक है, मतलब कुछ यहां गए। अगर 3 है तो एक बार यहां जाएंगे, फिर यहां चेक करेंगे, फिर 3 पे जाएंगे, 3 बार चले तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि अगर हम देखो ग्रो करें, एज ए इनपुट इंक्रीज करें तो हमारा एल्गोरिदम फास्ट हो जाए।
अब देखो जैसे हमारा ऐसे चलते 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 1000 आ गया, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि 1000 पे हमारा वैल्यू है, टारगेट 1000 पे, उसको सर्च करना है। तो ये इसके पास जाएगा, नहीं मिला, इसके पास, इसके पास, इसके पास। तो यही बोला कि भाई हम 1000 बार क्यों जाएं, हमें एक ऐसा एल्गोरिदम डिजाइन करो जो हमारे पास टाइम मेरा बचा है, हमारा टाइम फास्ट कर दे, हमें 1000 बार घूमने की जरूरत ही ना पड़े। हमारे पास जो वैल्यू फिगर आउट करना टारगेट को, उसको तुम एनी हाउ लेके आओ, बस हम नहीं चाहते कि 1000 बार यहां पे हम ट्रेवर्स करें। तो इसको बोलते टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो हमारे इनपुट को इंक्रीज करने पे हमारा एल्गोरिदम और फास्ट वर्क करे, मतलब हमारा टाइम बचा रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ना कि ये वाली चीज होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो सिंपल से मैंने बताया, इसको डिनोट करने के लिए सिंपल से आपको क्या करना होता है, ऐसे ओ लिखना होता है, दिस इज कॉल्ड अ बिग ओ, ऐसे ब्रैकेट देना होता है और एन लिखना होता है। अब बोलोगे भैया ये एन क्या है, यही सिंबल होती है लिखने की, किसी कॉम्प्लेक्सिटी की यही सिंबल होती है लिखने की, ठीक है। अब बोलोगे भैया ये एन क्या है, एन क्या है, एन जो ये आप दौड़ रहे हो ना यहां से 0 से यहां तक, उसी को एन बोलते हैं, क्योंकि एन हमारे पास डिफाइंड नहीं है। अगर हम बोलेंगे हमारे पास एक एलिमेंट है तो ठीक है, हमारे पास इसका लेंथ एन 1 है तो हम बोलेंगे कांस्टेंट स्पेस लगा, 2 है ठीक है 2 के कांस्टेंट लगा, 3 है, अब हमें पता ही नहीं है भाई एन लेंथ तक है, इसलिए हम एन बोलते हैं, ये होती है, इसको बोलते हैं ये चीजें कि बिगो। अभी हम बिगो के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, व्हाट इज बिगो नोटेशन, ठीक है। मैं क्योंकि सिंपल से पहले ही बोल दिया आपको कि मैं इतना ही बताऊंगा आपको कि जितना में आप एक कंपनी निकाल लो वहां पे इंपॉर्टेंट होती है। अब हम किसी प्रोग्राम, मान के चलो कि ये प्रोग्राम निकाल लिया आपने, एक सोल्यूशन बता दिया। अब किसी कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करने के लिए 3 टाइप के होते हैं, क्या बताया मैंने, ये मान के चलो आपने बिगो ऑफ, चलो दिख रहा है ना, बिगो ऑफ एन लिखे, यहां पे भी 3 कैटेगरी होती है। एक जो होती है वो होती है बेस्ट केस होती है, हम आगे इसको बारे में बताएंगे बहुत डिटेल में। एक होती है एवरेज केस होती है, एक जो होती है वो वर्स्ट केस होती है, ठीक है। ये जो वर्स्ट केस होती है ना, हम यही लेके चल रहे हैं वर्स्ट केस। मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूअर को वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिएगा। इन तीनों में डिफरेंस भी हम आपको आगे चल के बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे और एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। आई होप मेरा अभी की जो पीडीएफ दिख रही है ये पेज पे, मेरा बस यही है कि काम होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वही एक्सप्लेन करना होता है। अब आ जाते हैं सेकेंड पे, दिस इज कॉल्ड बिगो नोटेशन, जो हम ऐसे लिखते हैं ना बिगो ऑफ एन, इसको ही बोलते हैं बिगो नोटेशन। इसका मतलब होता है अपर बाउंड, इसका मतलब क्या होता है, अपर बाउंड। अपर बाउंड मतलब ये होता है कि भाई हमारे पास यही है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तुम कुछ भी करके ये चीजें बताओ। अब अपर बाउंड मतलब क्या होता है, वर्स्ट केस, ठीक है। अपर बाउंड मतलब इसको बोलते हैं, जैसे मैंने बोला वर्स्ट केस। वर्स्ट केस मतलब क्या होगा, जैसे आपको क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं भाई आपको हाइब्रिड मोड में ऑफिस आना है, ठीक है, एनी हाउ हाइब्रिड मोड में आना है, जो कि आपको मंडे को स्किप कर सकते हो, ट्यूसडे को आना है, वेडनेसडे को आना है, और उसके बाद थर्सडे को भी आना है, फ्राइडे को स्किप कर सकते हो, यहां पे वर्क फ्रॉम होम ले सकते हो। तो हम बोल सकते हो वर्स्ट केस में आपको एनी हाउ इन 3 दिन तो कंपलसरी है आना, इस दिन छोड़ सकते हो, इस दिन छोड़ सकते हो। दिस इज कॉल्ड वर्स्ट केस, कि मतलब इतने के ऊपर तक जाओगे, इससे बाद नहीं करना है, ठीक है। ये होती है अपर बाउंड, दिस इज कॉल्ड अपर बाउंड। बिगो नोटेशन के बारे में बता रहे हैं हम आपको कि क्या होती है बिगो नोटेशन। इसका मतलब होता है अपर बाउंड तक, इसके ऊपर नहीं जा सकते, ये होती। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास फोन है, ठीक है, आप कोई कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाते हो, नंबर सर्च करते, नाम किसी को फोन मिला, अपने फ्रेंड को कॉल कर रहे हो, तो एक होती है भाई चलो हम एक एक करके ऐसे स्क्रॉल करते हैं, हम एस तक जाएंगे, ठीक है, एस तक जाएंगे। एक बंदा बहुत टाइम लगा, एक बंदा बोला कि भाई वर्स्ट केस में तुम कैसे इसको सर्च कर सकते हो। मैं बोला भाई देखोगे साइड में ABCD ऐसे लिखा होता है, यहाँ पे S लिखा होता है, सिंपल से S पे क्लिक करोगे, S वाला कॉन्टेक्ट लेके आ जाएंगे। अब जब S वाला आ जाएगा तो आप S में जाके बस ढूंढोगे, न कि पूरे बुक में ढूंढने से बेटर है कि हमें पता चल गया ये वर्ड हमारा पेज नंबर 406 पे है, बस 406 पेज ही ढूंढना पड़ा ना आपको, न कि पूरे बुक में पूरे पेज को ढूंढना पड़ा। दिस इज कॉल्ड अपर बाउंड, ठीक है। आई होप ये अपर बाउंड भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो सिंपल से मैं बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट होने वाली है। मुझे पता है आप लोग मेहनत करना नहीं चाहते हो, इसलिए मैं इतनी ही चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आप एक कंपनी क्रैक कर पाओ, क्योंकि हर कोई पैसा कमाना चाहता है। क्योंकि मैं बहुत सारे पॉडकास्ट वगैरह में इस चीज़ देख लिया हूँ कि भाई हर कोई बहुत ही ईजिली चीज़ें ग्रैब करना चाहता है, वही चीज़ें मैं बताऊँगा। अब देखो हमारे पास कुछ कॉमन बिगो नोटेशन की कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, बड़ा ध्यान से देखना। कुछ टाइप की होती है, जैसे मैं यहाँ पे आपको डिनोट कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास एक हो गई बिगो ऑफ 1,
ठीक है, जिसको हमेशा ओ नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे बिगो, बिगो ऑफ O1 बोलते हैं। सेकेंड पे जो आती है एन लॉग एन, देखो ऐसे है कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना सबसे कम में है, फिर ऐसे इंक्रीज करी इंक्रीज करी इंक्रीज करी इंक्रीज करी ऐसे। तो बिगो ऑफ जो हम 1 लिखे ना ये कुछ कांस्टेंट है यहाँ पे, अब लॉग एन कुछ यहाँ होगी, ओ ऑफ एन कुछ यहाँ होगी, एन लॉग एन कुछ यहाँ होगी, इस तरीके से चल रही है। ठीक है, अगर सबसे बेस्ट सबसे अच्छा कॉम्प्लेक्सिटी अगर ये है बिगो ऑफ, ये कांस्टेंट होती है। अब बोलोगे भैया कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ 1 कब होती है? अब 1 मतलब जैसे मैं अभी बता रहा था ना 5 हो गई है जो कि लेंथ दिया, जैसे मान के चलो हमें बोल दिया कि भाई हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 ये एरे दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास ये एरे दिया हुआ है और यहाँ पे हमें ऐसे इंडेक्सिंग है, हम एरे की इंडेक्सिंग होती है, इसको बोलते हैं 0 1 2 3 4। अब हम बोल देंगे भाई तुम हमें बताओ कि एरे ऑफ 4 पे क्या है, तुरंत तुम गए जंप करके बता दिए एरे ऑफ 4 पे जो है 4 है। ठीक है, 4 ऐसे बता दिए, तो यहाँ पे हमें कोई टाइम ही नहीं लगा, हमें पता है यहाँ पे, और यहाँ पे तुम जंप कर गए सिंपल से, हमें कुछ भी टाइम नहीं लगा, हमें कुछ भी डायरेक्टली चले गए। तो यहाँ जैसे मैंने लिखा ना रिटर्न कर दिया बिगो ऑफ 0, सॉरी एरे ऑफ 0 फिगर आउट करना, तो ये 0 इंडेक्स था, एरे ये मेरा एरे है, एरे के 0 पे देख लिया क्या है 1 है, तो हमें टाइम नहीं लगा, इसको कांस्टेंट स्पेस आ गई। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से यहीं पे चले गए, हमें एन नहीं लगा है। ठीक है, अब आती है पहला क्लियर है यहाँ पे, अब सेकेंड अब डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हुए चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम सेकेंड डिस्कस करेंगे। सेकेंड ये वाली, दिस इज कॉल्ड अ लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये भी बड़ा मतलब सबसे बेस्ट ये होता है, उसके बाद उससे थोड़ा नीचे ये आता है, फिर इससे नीचे ये आता है। ठीक है, अब देखो लॉग एन में जो ये लॉग एन है ना, ये सब कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन नहीं एक्सेप्ट करती है। लॉगरिथमिक टाइम इसमें हमारे पास ये बड़ा अच्छा कॉम्प्लेक्सिटी माना जाता है, इसमें हमारे पास बाइनरी सर्च, ठीक है, ये बाइनरी सर्च के एल्गोरिदम जो होती हैं उसको हम लोग लॉग एन में सॉल्व कर सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्सिटी बड़ा बेस्ट मानी जाती है। नेक्स्ट जो आता है लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दिस इज कॉल्ड ओ ऑफ एन। ये मोस्टली केस में आप यही यूज करोगे, इंटरव्यूअर भी एक्सपेक्ट करता है कि हमें बिगो ऑफ एन में ही सोल्यूशन बताओ, टिल जब तक अगर उसको पता है कि इस प्रोग्राम का सोल्यूशन लॉग एन में एग्जिस्ट करता है तभी बोलेगा, नहीं इसका एक सोल्यूशन जो है लॉग एन में करता है वो बताओ, नहीं तो बिगो ऑफ एन फाइन होता है। बिगो ऑफ एन क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि एक से स्टार्टिंग से लेके हर स्टेप पे जाना टिल एन तक जाना, दिस इज कॉल्ड बिगो ऑफ एन। जैसे यहाँ पे मैंने एक लूप लिया हुआ है, लूप को 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और हम बार बार मूव कर रहा हूँ। जैसे हमारे पास एक एरे दे दिया 1 2 3 4 5 6, अब हम बोल रहे हैं कि भाई इसमें 6 फाइंड करो कहाँ पे है, और 7 8 9, तो हम बोलेंगे कि ठीक है इसके पास गया नहीं है, इसके पास गया नहीं है, इसके पास गया नहीं है, इसके पास, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, क्या पता हमारे पास यहाँ मिल जाए 6, तो बोल देंगे 6 मिल गया। वर्स्ट केस है जो मैंने वर्स्ट केस बता रहा था यही है, वर्स्ट केस में भाई हमारा 6 लास्ट में ही हो तो हमें पूरा एरे को ट्रेवर्स करना पड़ा, मतलब एन टाइम जाना पड़ा, एन जो है वो लेंथ ऑफ द एरे है, दिस इज कॉल्ड लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। राइट, क्लियर है आपका? ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये देखो लॉग लीनियर एन लॉग एन। अब देखो ये इन दोनों को मिला के बन गया, हमारे पास लीनियर भी हो गई लॉगरिथमिक भी होगी। ऑब्वियसली हम यहाँ पे बस ये टाइम ले रहे थे, अब ये प्लस ये लेंगे तो इसका तो ज़्यादा ही हो गया। ये मोस्टली यूजुअली जो यूज़ होती है वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम के लिए यूज़ होती है। ये जो एन लॉग एन में बता रहा हूँ इसमें मोस्टली जो आती है वो मर्ज सॉर्ट आ जाती है। ठीक है, मैं आपको लास्ट में एक चार्ट भी दिखाऊंगा, अगर वो चार्ट आपको देख लो रट लो तो भाई बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इंटरव्यूअर कभी कभी सिंपल से पूछ देते हैं मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। अब वो कॉम्प्लेक्सिटी जो 3 टाइप की होती है, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस, ये भी पूछ सकते हैं। बेसिकली वर्स्ट केस ही पूछती है, 90% चांसेस होती है। और इसमें जो आती है कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्विक सॉर्ट आती है, एक और जो आती है उसको बोलते हैं हीप सॉर्ट। ठीक है, इन तीनों की यूजुअली जो है सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो होती है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सारा मैं अब डिस्कस करूंगा, एक एक वीडियो सब पे बनाऊंगा आगे चल के जब सॉर्टिंग पढ़ाएंगे तब। इनको बोलते हैं एन लॉग एन में जाती है। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देख सकते हो क्वाड्रेटिक टाइम, दिस इज कॉल्ड एन स्क्वायर। अब एन स्क्वायर क्या होती है, ये मोस्टली नेस्टेड लूप वाली, मतलब नेस्टेड लूप मानी जाती है। नेस्टेड लूप मतलब जैसे एक लूप चल रहा है, ठीक है, इसके अंदर एक और लूप चला देता हूं मैं, फॉर जे इज इक्वल टू 1, ठीक है, और j इज ग्रेटर देन n और j प्लस प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, एरे दिया हुआ है, एरे में 1 2 5 9 7 3 एंड 7, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि i की वैल्यू मेरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दिस इज i, और मेरी एक वैल्यू और है, दिस इज कॉल्ड j, ठीक है, j।
अब हम बोल रहे हैं कि अब देखो एक लूप में i इज इक्वल टू 0 के लिए j पूरा 1 से लेके n तक चलेगा, ठीक है, ये प्लस प्लस भी हो रहा है। तो अब देखो i मेरी यहाँ पे 0 पे ही है, अब j यहाँ आ गई, अब j अब चेक करेगा क्या, जैसे मान के चलो कि यहाँ कंपेयर कर रहा है i इक्वल टू j, एक कंडीशन है क्या i इक्वल टू j तुम्हें चेक करना है। तो देखो i चेक किया, अब ये i यहीं रहेगा, j मूव किया 2 है नहीं, फिर i से कम, फिर j यहाँ से मूव करके यहाँ आएगा, फिर यहाँ से मूव करके यहाँ जाएगा, यहाँ से मूव करके यहाँ जाएगा, यहाँ से मूव करके यहाँ जाएगा। इसको नहीं मिला तो क्या करेगा, i आगे बढ़ेगा, i आ गया 1 पे, i इंक्रीज होके आया, i यहाँ पे आया। अब j कहाँ से आया, j 1 से स्टार्ट नहीं, इसको हम बोल सकते हैं i प्लस वन, मतलब i के एक आगे से चलेगा। जब i यहाँ आया तो j यहाँ आया। अब इसके लिए ये i यहीं रहेगा, j ये चेक करेगा, ये चेक करेगा, ये चेक करेगा, ये चेक करेगा, नहीं मिला तो देख रहे हो आप, एक पकड़ लिया, इसके अंदर पूरे फंक्शन को वर्क करके इससे कंपेयर करा, फिर ये अगला स्टेप कर रहा है, मतलब ये i यहीं स्थिर है और j को मूव करा रहा है। जब कुछ नहीं मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो पूरा जब लूप में घूम आता है अपने लूप में, फिर बोलता है भाई i नहीं मिले हैं, तुम आगे बढ़ो, हम आगे चेक करेंगे। तो i क्या करेगा, i और आगे जाएगा एक, तो बोलते ठीक है हम यहाँ से चेक करते हैं आगे, फिर वहाँ से उठाएगा, फिर हर कंपेयर करेगा, i से ऐसे करके जाएगा, ऐसे 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 करते हुए। तो हम नेस्टेड लूप चल रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एन स्क्वायर। इसी तरह 3 लूप चलाओगे तो एन क्यूब हो जाएगी, तो बड़ा गंदा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, ठीक है। तो नेस्टेड लूप आई थिंक समझ रहे हो। अब नेस्टेड लूप किस में चलती है, वर्स के मतलब बेसिकली कुछ मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे हम कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम लिखते हैं ना, जैसे बबल, ये जो बबल सॉर्ट होती है यहाँ पे नेस्टेड लूप चलती है, और दूसरी जो होती है सिलेक्शन सॉर्ट में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचो कि भैया ये एन स्क्वायर बेकार कॉम्प्लेक्सिटी, बेकार नहीं होती है, लेकिन ये यूज होती है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे हमें कोई चेकिंग करना है पेयर को, दिस इज कॉल्ड चेकिंग पेयर। जैसे हम यहाँ पे पेयर ही चेक कर रहे थे ना, पेयर या फिर कंपेरिजन कर रहे थे, ये सारा कुछ के लिए हम यहाँ पे ये यूज करते हैं, राइट। क्लियर है यहाँ तक, अब हम इसको करते हैं क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो आते हैं यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये बड़ा स्लो होता है, अवॉइड करना ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको कुछ नहीं मिला तब जाके अनलेस आप इसको नेसेसरी मतलब यूज़ कर सकते हो, नहीं तो अवॉइड करोगे तो ज़्यादा बेटर हो पाएगा। ये वाली एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत हो गई, अगर सोचो 2 के पावर अगर 1 हो गई तो वैल्यू 2 होती है, ठीक है, ठीक है, 2 के पावर 2 हो गई तो वैल्यू 4 होती है, तो 2 के पावर अगर 1000 हो गई तो पता समझ रहे हो वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई। तो इसको मोस्टली लोग अवॉइड ही करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये यूज़ होती है, जो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो 2 के पावर n होती है ना, वो कभी कभी हमारे पास क्या होती है, रिकर्जिव फैबोनेकी नंबर निकालने के लिए बोलते हैं, मतलब बोलते नहीं है, फैबोनेकी की यहाँ पे यूज़ होती है, या तो आप बोल सकते हो सब सीक्वेंस जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। ये सारा, ये दोनों मतलब 2 के पावर n जो है एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है सबसे आखिरी फैक्टोरियल टाइम, बहुत ही स्लो होता है इन प्रैक्टिस। डीएसए में तो सबसे स्लो एल्गोरिदम किसी को माना जाता है, पूछ सकता है इंटरव्यूअर की सबसे बेकार सबसे गंदा एल्गोरिदम कौन सा होता है, तो आप बता सकते हो फैक्टोरियल वाले होते हैं। बोलेगा इसका कोई एग्जाम्पल दो, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो अगर पूछेगा कभी तो आप ये बक देना उनके सामने। जैसे होती है एक प्रोग्राम होती है, दिस इज कॉल्ड अ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ठीक है। बोलोगे भैया ये तो बड़ा फेमस प्रॉब्लम है, लेकिन भाई इसका जो ब्रूट फोर्स अप्रोच होता है ना, वो यही जाता है, फैक्टोरियल टाइम में जाता है, ठीक है। अब दूसरा जो होता है, पहला ही हो गया, दूसरा जो होता है दिख रहा है स्क्रीन पे, हाँ, दूसरा जो होता है वो होते हैं परमुटेशन जेनरेशन, ठीक है। अगर परमुटेशन जनरेट करना है तो वहाँ पे ये यूज़ करते हैं, बड़ा गंदा होता है। तो ये कुछ मोटा मोटा ये 7 तरीके आप हमेशा याद रख लेना कि इतने टाइप के एल्गोरिदम हम निकाल सकते हैं, इतने टाइप की होती हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट होती है वो एक, ये तो कांस्टेंट तो सबसे बेस्ट होती है, फिर उससे बेस्ट, उससे थोड़ा सा नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, मतलब ऐसे जाती है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देख सकते हो बेस्ट केस सिनेरियो। अब देखो मैंने जो बताया था ना, आपको कंपेयर करके बताऊंगा वर्स्ट केस में सिनेरियो में, बेस्ट केस सिनेरियो में और एवरेज केस सिनेरियो में क्या फ़र्क है। देखो अगर लीनियर सर्च के बारे में बात करें, जो कि मैं आपको लेके चल रहा हूँ कि लीनियर सर्च के बारे में, सिंपल से अगर हमारा टारगेट दिया है, ठीक है, इफ़ टारगेट इज एट, अगर टारगेट है, अगर जैसे मैंने बताया कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस भी बता देना चाहता हूँ मैं कि अगर हमारा टारगेट दिया 1, 5, 9, 7, 8 एंड 4 ले लेते हैं, ठीक है। और ये इंडेक्स होती है, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब ये बोला कि अब देखो वो बेस्ट केस क्या हुआ इसका, फर्स्ट इंडेक्स,
अगर हम बोले कि बेस्ट केस मिल गया, अगर हम फर्स्ट इंडेक्स पे गए हमें मिल गया, दिस इज कॉल्ड अ बेस्ट केस, मतलब लकीएस्ट पर्सन हो गए तुम। पहले ही हम गए, अब हमारे पास एक कंपेयर कर रहे हैं, हमारे पास एक टारगेट दिया है कि तुम्हें 1 ढूंढना है, ठीक है। हमारे पास एक टारगेट है जो कि हमें 1 फिगर आउट करना है हमारे एरे में। तो एरे ऑफ आई, मान के चलो आई लूप चला, इक्वल टू टारगेट फाइंड करना, टारगेट हमारे पास 1 है, ठीक है। अब हम क्या किया, आई को यहाँ पे 0 देखें, मिल गया, तो हम बोल देंगे ये बेस्ट केस सिनेरियो में हम यहाँ तक मिल गया, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि लास्ट इंडेक्स पे है, मतलब जैसे अब 1 मेरा कहीं 4 की जगह पे यहाँ 1 होता, यहाँ पे 4 होता। अब हम यहाँ गए होते, 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 जो मैंने बताया ना वर्स्ट केस में तुम कहाँ तक जा सकते हो भाई। वर्स्ट केस में हम पूरे जो हमारे पास एरे दिया, एरे की एन लेंथ तक जाएंगे, हमें लेंथ नहीं पता है। इस केस में 5 है तो बिगो ऑफ 5 बोल सकते हो, या तो बिगो ऑफ एन बोल सकते हो। बोलेगा व्हाट इज एन, तो यू कैन से कि एन इज लेंथ ऑफ द माई एरे, ठीक है। वर्स्ट केस में यही जाएगी। इसको मैंने ग्रीन इसलिए किया क्योंकि मोस्टली यही यूज होती है, यही इंटरव्यूअर पूछता है। अब एक होती है एवरेज केस सिनेरियो। अब एवरेज केस सिनेरियो में क्या होती है, मिडिल में समवेयर, आपको पता नहीं है, क्या पता मिडिल में ही ट्रेवर्स करने पे हमारा एलिमेंट मिल जाए, दिस इज कॉल्ड एवरेज केस, आपका ये होता है, ठीक है। मिडिल में या मिडिल इधर, मिडिल के उधर, ना कि पहले इंडेक्स पे मिले, दिस इज कॉल्ड एवरेज केस सिनेरियो। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा ये 3 चीजें, क्योंकि जो मैं चार्ट दिखाऊंगा ना उसमें ये चीजें होगा ही। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। चलो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बता देता हूं आपको, तो आई थिंक ये समझ में आएगा। कोई डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में भी हम बहुत अच्छे से बताएंगे चीजें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। देखो इसको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को आपको बता देना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करता है हाउ मच एक्स्ट्रा मेमोरी योर एल्गोरिदम यूज कर रहा है। आप अपने एल्गोरिदम में जो कोई प्रोग्राम लिख रहे हो उसमें आप एक्स्ट्रा चीजें क्या क्या यूज कर रहे हो। क्या आपने एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज किया है, क्या आपने एरे यूज किया है, क्या आपने हैश मैप यूज किया है, क्या आपने रिकर्जन स्टैक यूज किया है, टेम्परेरी स्टोरेज यूज किया है। जो भी किया है उसके अकॉर्डिंग आपका एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने घर से आप 3 फ्रेंड हो, ठीक है, आपके पास एक कैब है, ठीक है, एक गाड़ी है, उस गाड़ी में 3 लोग बैठ के एयरपोर्ट जा रहे हो, ठीक है। एयरपोर्ट जा रहे हो, एयरपोर्ट जाने के लिए आपके तीनों लोगों के पास लगेज है, लेकिन आप लोग बैठ गए, लगेज रखने का जगह नहीं है आपके डिग्गी में। आपने क्या किया, आप लोग को जाना है एयरपोर्ट जाना है, ठीक है, एयरपोर्ट आपको जाना है, ठीक है, एयरपोर्ट जाना है। आप 3 फ्रेंड को एयरपोर्ट जाना है, लगेज रखने का जगह नहीं है, तो आप क्या करोगे भाई, एक और गाड़ी कर लेते हैं, उसमें बोलते हैं एक लगेज वाली गाड़ी कर लेते हैं जिसमें हमारा सारा लोग का लगेज यहाँ भर देते हैं, ठीक है, ये लेके आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या किया, आपके प्रोग्राम ये है, अब प्रोग्राम में आपने एक्स्ट्रा चीजें ऐड किया, एक स्पेस लिया कि हम भाई इसको भी लेके जाएंगे, तो यही हो जाती। कितना स्पेस लिया भाई, 3 बंदे थे, 3 बंदे का लगेज लिया, तो बोल सकते हैं बिगो ऑफ 3, हमने जो 3 बैग का कितना स्पेस लिया, जितने बैग थे उतना ही स्पेस लिया, ये जाएगी साथ। जाना इसको भी कंपलसरी है, लेकिन आपने स्पेस लिया। तो कई केसेस में क्या होती है, स्पेस मैंडेटरी होती है, ठीक है, स्पेस नहीं होता है। कई केस में ये होती है कि आपको, जैसे आपने बता दिया कि ये प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ एन, एन जो है वो नंबर ऑफ पर्सन है, एन प्लस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो लगी बिगो ऑफ एन लगी, एन जो है नंबर ऑफ लगेज है, हमारे पास 3 लगेज है, 3 आदमी है, तो वही है। तो इंटरव्यूअर बोलेगा कैन यू ऑप्टिमाइज दिस, क्या आप स्पेस नहीं ले सकते हो। तो आपको क्या सोचना होगा, आप क्या सोचोगे बस कि यार डिग्गी में तो जगह है नहीं, इसको कैसे रख सकते हो। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप बोलोगे हम इसको क्यों ना गाड़ी के ऊपर रख के इसको बांध देते हैं, तो ये तीनों लगेज उठ के यहां से यहां चला आएगा, तो ये जो है लगेज यहां से हट जाएगा, तो आप एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लोगे। अब क्या करोगे कि हम अपने ही प्रोग्राम में हम कुछ ऐसा कर देते हैं, अपने साथ ही लेके चलते हैं जो स्पेस को भी हैंडल कर ले, मतलब स्पेस नहीं ले रहा एक्स्ट्रा। डिग्गी वाला स्पेस जो था उसमें उन्होंने सीएनजी भर रखा था, सीएनजी भर रखा था, इसी वजह से हमने देखा स्पेस खाली था, जिस बंदे का दिमाग चलेगा वो स्पेस वहां पर रख के रस्सी वगैरह से बांध दिया और लेके चले गए, तो हमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देना पड़ा, कहीं नहीं लगाना पड़ा, और हम एयरपोर्ट आराम से पहुंच गए, ऑल सेट, ठीक है, इस तरीके से। अब वेरिएबल क्या होगी, जैसे वेरिएबल मतलब क्या होगी कि आप अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, जैसे हमारे पास अगर हम नंबर को एक लूप चला रहे हैं, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि हमें एक मतलब हमें पास 1 2 3 4 5 है, ठीक है, ये एरे हम पूछ रहे हैं इसका सम कितना होगा, ठीक है। अब इसका सम स्टोर करने के लिए आप एक बनाओगे ना, सम बनाओगे जिसमें हम स्टार्टिंग में 0 रखेंगे। अब क्या करेंगे, 0 में सबसे पहले एलिमेंट को हम ऐड करेंगे, 0 + 1 बोलेगा 1 हो गया, ठीक है, ये हटा के 1 हो जाता है। फिर 1 के बाद यहाँ लूप जाएगा, +2 ऐड कर दिया, कितना हुआ 3 हुआ, तो ये हट के इसको अपडेट करके 3 चला जाएगा। तो हमने एक कांस्टेंट स्पेस, दिस इज कॉल्ड, अगर कोई वेरिएबल यूज करोगे तो हम इसको बोलेंगे ये बिगो ऑफ कांस्टेंट 1 में आया, ये कांस्टेंट स्पेस में आया, बस हमने एक वेरिएबल यूज किया
टेम्पररी फ्लैग जो भी वो यूज किया। ठीक है, अब बोलता है एरे। एरे क्या हुआ? एरे मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक हमने पूरा टोटली एरे बना दिया, जैसे मैंने वो बताया ना, स्पेस ले लिया पूरा। अब हमारे पास एरे 5 है। अब एक बंदा बोल रहा है कि भाई आप क्या करो, तुम्हारे पास जो 5 एरे है ना, उस तुम्हें इस एरे को छेड़छाड़ नहीं करना है, एक एक्स्ट्रा एरे बनाना है। अब तुम्हें क्या करना है, उसमें ये 5 को सबसे पहले रखो। ठीक है, इस 5 को पहले रखो, इसको रिवर्स करके रखना है उस एरे में। तो आप क्या करोगे, एक एरे बनाओगे। ठीक है, एक एरे बना दिए पूरा टोटली। ठीक है, एक लिस्ट ऑफ एरे बना दिए। अब उस एरे में सबसे पहले पीछे से लेके 5 ऐड किए, फिर 4 ऐड किए, उल्टा लूप चला दिए, 3 ऐड किए। अब इस केस में क्या बोल सकते हो, बिग ओ ऑफ एन जो है मैंने एक्स्ट्रा स्पेस लिया, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, बिग ओ ऑफ एन थी। एन जो है वो लेंथ ऑफ एरे, जितनी मेरे एरे की लेंथ थी उतने ही मैंने स्पेस भी लिया और उसको ऐड करने के लिए, दिस इज कॉल्ड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसी तरह अलग अलग तरीके का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है कि आप अपने प्रोग्राम में एक्स्ट्रा चीजें जो यूज करो, बहुत स्टैक यूज करोगे तो वहां पे एनी हाउ आपको स्पेस तो लेना ही पड़ेगा, बिना लिए स्पेस नहीं होगा। क्योंकि कहीं जगह पे होती ना मैंडेटरी कि भाई आपको स्पेस एनी हाउ कैरी करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से चलती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आई थिंक मैंने इसमें पूरा कवर अप कर दिया है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कोई कंफ्यूजन होगी तो पूछ लीजिएगा। बाकी मैं आपसे बोला था एक चार्ट दिखाऊंगा, इस चार्ट को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो यार, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो कि किसी एरे है, ठीक है, जैसे ये डेटा एरे हो गई। एरे की बेस्ट केस में बिग O ऑफ एन जो कि मैंने बताया था, अगर पहले इंडेक्स पे मिल जाती है वो एवरेज केस मोस्टली जो है एवरेज केस बिग O ऑफ एन चलती है, बेस्ट केस O ऑफ एन चलती, सॉरी बिग O ऑफ एन होती है, वर्स्ट केस में भी यहीं तक जाती है। लिंक लिस्ट हो गई। देखो ये सब डेटा स्ट्रक्चर है, मैं अपने प्रोग्राम में बताऊंगा, लेकिन एक बार ये चार्ट आप देख लोगे ना तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी आप इंटरव्यूअर ऐसे ही पूछ लेता है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, अगर नहीं बता पाते तो बड़ा गलत इंपैक्ट पड़ता है। इंस्टेड आप अगर आप देख लोगे तो जैसे किसी एरे में किसी वैल्यू को इंसर्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो आप बिग O ऑफ वन में कॉन्स्टेंट स्पेस में हम एरे में किसी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे यहां पे देख सकते हो बबल सॉर्ट की, जो मैंने बताया था ना बबल सॉर्ट, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसमें 2 लूप में कर सकते हैं। बोला कि हम एवरेज केस या वर्स्ट केस में n स्क्वायर में कर सकते हैं। तो बोलता है इसका बेस्ट केस है बबल सॉर्ट करने का। हम बोलेंगे यस बेस्ट केस हम इसको O ऑफ n में कर सकते हैं। लेकिन कब O ऑफ n में करेंगे हम, जब हमारे पास बबल सॉर्ट का जो एलिमेंट दिया होगा ना वो कुछ सॉर्टेड टर्म में होता है, ऑलरेडी थोड़े बहुत सॉर्टेड है, हमें 1-2 एलिमेंट सॉर्ट करना है, तो वहां पे O ऑफ n में कर सकते हैं। ये सब मैं डिटेल में, हर एक एल्गोरिदम को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा और आपको बताएंगे। जैसे इन केस में यहाँ पे n log n चलता है मर्ज सॉर्ट में, क्विक सॉर्ट में भी n log n। अगर इसका वर्स्ट केस देखो तो n स्क्वायर चलता है। अगर इन दोनों में कंपैरिजन करोगे ना कौन सा बेटर है, तो डेफिनेटली दिस वन इज बेटर, ये बेटर नहीं है। वर्स्ट केस मतलब कि हम इसको वर्स्ट केस में n स्क्वायर तक लेके जा पाएंगे, लेकिन ये बेटर है, n log n ज्यादा बेटर पड़ेगा। तो ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैं करूंगा एरे के ऊपर डिस्कस करूंगा। अब ऐसे ही टॉपिक चलेगी, एरे, स्ट्रिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, इस तरीके से चलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई डाउट होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। बाकी ये पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो करो। मैं डीएसए यार अभी मतलब देखो यार, मेरा सिंपल सा मानना है, जब तक आप नहीं करोगे, क्योंकि डीएसए जो है वो कोई टैबलेट नहीं है, किसी मेडिकल स्टोर पे नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसको खा लिए आपके दिमाग में डाल दिए। मुझे पता है ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, प्रैक्टिकल से ही होगी। तो मैं इतना ही बता दिया, अगर आप प्रोग्राम करोगे, हर प्रोग्राम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिगर आउट करोगे तो आप सीख जाओगे। क्योंकि मैं पहले ही बोला था मैं अपने तरीके से बताऊंगा, मेरे को भी बहुत डिटेल में नहीं आता था। मैं जैसे जैसे प्रोग्राम करता था फिर मैं डिटेल में देखता था इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कैसे निकालते हैं। तो प्रैक्टिस करते करते चीजें समझ में आ गई। तो आई होप आपको भी एक दिन समझ में आ जाएगी। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एरे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।